हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, नवल स्कूल ऑफ लर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी पर आधारित कंटेंट है। कंटेंट क्रिएट करते हुए क्वालिटी ऑफ द कंटेंट एंड टाइम का विशेष ध्यान रखा गया है। एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट है, जिससे कम समय में आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। इससे आप मेमोरी नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे एग्जाम से पहले आप आसानी से रिवीजन कर सकें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स लर्न अंटिल यू परफॉर्म। प्रतिरक्षा डेफिनेशन देखते हैं। परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिली है, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कहलाती है। प्रतिरक्षा जानने से पूर्व आपको प्रतिजन भी जानना आवश्यक है। प्रतिजन, जिसे हम एंटीजन कहते हैं, कोई भी ऐसा पदार्थ जो जीव के शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है, प्रतिजन कहलाता है। प्रतिरक्षा दो प्रकार की है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा नॉन स्पेसिफिक होता है। अविशिष्ट रक्षा, जन्म के समय मौजूद, बाई बर्थ। हम सभी को जो प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा तंत्र जन्म के समय से प्राप्त होता है, उसे हम सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। सहज प्रतिरक्षा में 4 प्रकार हैं। शारीरिक रोध, या आप कह सकते हैं फिजिकल बैरियर। कायिकी रोध, जिसे आप कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। कोशिकीय रोध, सेलुलर बैरियर। और लास्ट चौथा है साइटोकाइन रोध। इस प्रकार आप देख सकते हैं, सहज प्रतिरक्षा में 4 प्रकार के रोध हैं। शारीरिक रोध, कायिकीय रोध, कोशिकीय रोध और साइटोकाइन रोध। सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत जो पहला प्रकार है शारीरिक रोध। शारीरिक रोध में हम देखेंगे त्वचा, स्किन क्या करती है कि सबसे बाहरी परत बनाती है, और कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी बाह्य पदार्थ यदि हमारे शरीर में एंट्री करना चाहता है, तो एक बाह्य त्वचा स्किन उसका बैरियर का काम करती है। दूसरा एपिथीलियम का श्लेष्म आलेप। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं, जिनके ऊपर छोटे छोटे सीलिया पाई जाती हैं, या श्लेष्म म्यूकस पाया जाता है। ये श्लेष्म और म्यूकस, उदाहरण के लिए जो हमारा ट्रैकिया है अर्थात विंड पाइप है, उस विंड पाइप के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये भी एक प्रकार से फिजिकल बैरियर्स हैं, जो किसी भी बाह्य पदार्थ को हमारे शरीर में सीधे प्रवेश करने से रोकती हैं। दूसरा कायिकी रोध, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, अर्थात ऐसे बैरियर्स कि जो हमारे शरीर में अंदर प्रवेश कर चुके बाह्य पदार्थ हैं, एंटीजन हैं या प्रतिजन हैं, यदि वो शरीर में पहुंच गए हैं तो उनको शरीर के अंदर प्रवेश ना करने देना। इसके लिए आप उदाहरण में देख सकते हैं आमाशय, स्टमक के अंदर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आमाशय में जो अम्ल है, ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया हैं उनको मारता है, और इस तरीके से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एक्टिवेट करके हमारे शरीर को बाह्य पदार्थों से रक्षा करता है। दूसरा लार, सलाइवा, बक्कल कैविटी में या मुख में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, वो लार ग्रंथियां सलाइवा सिक्रीट करती हैं। ये सलाइवा भी प्रतिरक्षा
तंत्र का एक भाग है और वो कार्य करता है, किसी भी बाह्य पदार्थ को शरीर के अंदर पहुंचने से रोकता है। जैसे भोजन के साथ आए हुए कोई भी माइक्रोब्स इससे किल हो सकते हैं। आंखों के आंसू, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे आंखों में लैक्रिमल ग्लैंड्स होता है जिससे आंसू निकलता है, और यह आंसू भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है। कोशिकीय रोध, सेलुलर बैरियर, ये जो सेलुलर बैरियर है, यदि सेल के अंदर तक कोई भी बाह्य पदार्थ पहुंच गया है तो उसको मारने का, किल करने का कार्य ये करते हैं। उदाहरण के लिए रक्त में बहुरूप केंद्रक श्वेताणु उदासीन रंजी PMNL न्यूट्रोफिल्स, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। श्वेताणु और एक केंद्राणु मोनोसाइट्स तथा प्राकृतिक मारक लिम्फोसाइट। चौथा है साइटोकाइन रोध, ये एक अंक में निश्चित पूछा जाता है, इसलिए इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। इंटरफेरान, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरान नामक प्रोटीनों का स्रवण करती हैं जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती हैं। जैसे मान लीजिए यह एक कोई कोशिका है, इस कोशिका के बगल में अन्य कोशिकाएं हैं, तो ये अन्य कोशिकाओं को बचाता है इंटरफेरान कि जिससे वो कोशिकाएं संक्रमित ना हो जाएं। ये एक अंक में पूछा जाता है, इसलिए विद्यार्थी इस पर विशेष ध्यान देंगे। सहज प्रतिरक्षा के बाद जो दूसरा प्रकार है प्रतिरक्षा का, वो उपार्जित प्रतिरक्षा है। उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक, विशिष्ट, स्पेसिफिक होती है। अभिलक्षण इसकी स्मृति है। आइए समझते हैं स्मृति अभिलक्षण क्या है। हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया करता है, रिस्पांस करता है, जिसे निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीयक या पूर्ववृत्तीय एनामनेस्टिक अनुक्रिया होती है। थोड़ा सा और समझते हैं इसको। यदि कोई जीवाणु पहली बार हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उस जीवाणु के विरोध में एंटीबॉडी बन जाते हैं, और सब्सीक्वेंट या बाद में जब वह जीवाणु हमारे शरीर को फिर से इन्फेक्ट करता है तो पहले से मौजूद एंटीबॉडी उसको अनुक्रिया करके और निष्क्रिय कर देते हैं। यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 अंक का क्वेश्चन है ये, और अक्सर पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा एनामनेस्टिक रिस्पांस या एनामनेस्टिक अनुक्रिया क्या है, या द्वितीयक अनुक्रिया क्या है, या प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रिया में क्या अंतर है। प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे शरीर के रक्त में मौजूद 2 विशेष प्रकार के लसिकाणुओं द्वारा होती हैं। पहला है बी लसिकाणु, या जिसे आप कह सकते हैं बी लिम्फोसाइट। दूसरा है टी लसिकाणु, या आप कह सकते हैं टी लिम्फोसाइट। बी लसिकाणु हमारे रक्त में प्रोटीनों की सेना उत्पन्न करती हैं ताकि वे रोगजनकों से लड़ सकें। ये प्रोटीन प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज, यहां एंटीबायोटिक्स लिखा है, इसे एंटीबॉडीज कर लें। यदि आपके बुक में भी एंटीबायोटिक्स लिखा होगा तो आप उसे भी एंटीबॉडीज कर लेंगे। टी कोशिकाएं खुद तो प्रतिरक्षियों का स्रवण नहीं करती, लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बी कोशिकाओं की सहायता करती हैं। प्रतिरक्षी अणु की संरचना।
प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, जिनमें 2 छोटी जो लघु श्रृंखलाएं कहलाती हैं और 2 बड़ी जिन्हें दीर्घ श्रृंखलाएं कहते हैं। प्रतिरक्षी को H2L2 के रूप में दर्शाया गया है। ये चित्र आप देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है और 3 अंक का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। यदि आप डायग्राम को देखेंगे तो सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं प्रतिजन बंधक स्थल, एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसके बाद आप देखेंगे लघु श्रृंखला और ये Y के आकार का दीर्घ श्रृंखला, और इनके बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ये यस करके जो है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेज है। यह एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की संरचना है। यदि इस स्लाइड में आप इसका चित्र बनाते हैं और ये 2-3 पॉइंट लिख देते हैं तो 3 अंक के क्वेश्चन में आपको कंप्लीट 3 अंक मिलेगा। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिनमें से IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A, Ig का अर्थ है यहां पर इम्यूनोग्लोबुलिन है। IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M, IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन E, IgG कुछ इसके उदाहरण हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया प्रतिरक्षी रक्त में पाई जाती है, इसलिए इन्हें तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया या ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस कहा जाता है। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है। टी लसिकाणु सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का माध्यम बनते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कभी कभी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या CMI को एक्सपैंड करने के लिए आता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। आइए अब एक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन देखते हैं। हॉट्स जिसे आप कह सकते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। क्यों प्रत्यारोपण के लिए हर किसी दाता के अंग नहीं लिए जा सकते? आप लोगों ने लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सुना होगा। कोई भी प्रतिरोप लेने से पहले ऊतक मिलान और रक्त मिलान अति आवश्यक है। इसके बाद भी रोगी को अपने शेष जीवन भर प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनो सप्रेसेंट लेने पड़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा शरीर स्वयं और पर में भेद करने में सक्षम है। स्वयं सेल्फ, पर नॉन सेल्फ, और कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोध को अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी है। तो अब आप कह सकते हैं कि क्यों प्रत्यारोपण के लिए हर किसी दाता के अंग नहीं लिए जा सकते। इसमें केवल क्लोज रिलेटिव्स से ही अंग लिए जाते हैं।